हेलो गाइस, आई एम वंश और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने हैं। इस रीज़न की वजह से हम सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उसने एक कॉर्क की स्लाइस ली। कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो पहले बॉटल्स को बंद करने के लिए कैप की तरह यूज़ करा जाता था। जब उसने स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा कि ये जो स्लाइसेस हैं ये बहुत सारे बॉक्सेस से बना है। स्लाइस का स्ट्रक्चर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह दिख रहा था और जो बॉक्सेस थे वो एक दूसरे से एक पार्टीशन के थ्रू सेपरेट थे, इसलिए उसने उन बॉक्सेस को सेल नाम दिया। एक्चुअली हुक ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कॉर्क के सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं, तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी की। इस डिस्कवरी के 150 साल के बाद भी सेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए, जब तक माइक्रोस्कोप हाई मैग्नीफिकेशन का नहीं बना। मैग्नीफिकेशन का मतलब जो छोटी चीज़ को लार्ज साइज़ में कर देता है, इसका मतलब है छोटे ऑब्जेक्ट को लार्ज साइज़ में दिखाता है। आजकल साइंटिस्ट के पास बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। साइंटिस्ट सेल के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए स्टेन्स का यूज़ करते हैं। स्टेन्स मतलब डाइज। इससे हमें सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चल गया है। अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर उस कॉर्क की है जिसे रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखा था। ये बहुत हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है। हनीकॉम्ब मतलब जहाँ पर हनी बीज अपना हनी रखती हैं। अब हम सेल थ्योरी देख लेते हैं। 1838 में दो जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियास स्क्लेडेन और थियोडोर शेकवान ने सेल थ्योरी ऑफ लाइफ बताई। इस थ्योरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, जैसे कि एक वॉल ब्रिक्स से मिलके बनी है। इसलिए जो सेल्स हैं, इसलिए हम सेल्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल्स का कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है। जितने भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, पर वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिकल का मीनिंग किन्हीं भी दो चीज़ों का शेप और साइज़ सिमिलर होना, सेम होता है। और सिमिलर का मीनिंग हो सकता है कि शेप्स सेम हो पर साइज़ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही डिवाइड होके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वही ऑर्गेनाइजेशन उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन उसके सेल्स के वर्क पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमें मालूम है कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना और बैक्टीरिया सिंगल सेल हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। ये सिंगल सेल से बने हैं, फिर भी ये लाइफ की ज़रूरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल से। वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, खाना डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं।
ये सारी एक्टिविटीज़ सिंगल सेल के द्वारा की जाती है। हमारे आसपास हम जो प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं ये सारे बहुत सारे सेल्स से बने हैं। इन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये एस्टिमेट किया गया है कि एक फुली ग्रोन ह्यूमन के पास 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर होता है और 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। इसका मतलब 1 ट्रिलियन 10⁻12 के बराबर होता है। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं और वही सिंगल सेल फर्टिलाइज होके मल्टीपल हो जाता है और जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले सेल, फिर सेल से मिलके टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल लोएस्ट लेवल पे होता है, इसीलिए इसे सेलुलर लेवल कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ की एक्टिविटीज़ स्पेशल सेल्स का ग्रुप परफॉर्म करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाता है, फिर ये टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशंस इन शेप्स एंड साइजेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के स्पेशल जॉब्स होते हैं, उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स, उनके पास फाइबर्स होते हैं और ये 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ये फाइबर्स मैसेजेस को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास करते हैं। और अगर हम मसल सेल की बात करें तो ये एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। उनके लंबे और पतले शेप के कारण एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। स्किन की जो आउटर लेयर है वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव कवर बनाती है। इनका फ्लैट शेप लार्ज एरिया कवर करने में हेल्प करता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं और इस वजह से वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। प्लांट सेल्स स्टेम के आउटर पार्ट में होते हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। इन सेल्स के पास थिक वॉल्स होती हैं। कुछ सेल्स खाना स्टोर करने में यूज़ करते हैं। ये सेल्स दूसरे सेल्स से बड़े होते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग सेल्स की पिक्चर दिख रही होगी। पहला चीक सेल्स है, दूसरा अमीबा है, तीसरा एग है, फोर्थ मसल सेल्स है और फिफ्थ है मसल सेल्स और सिक्स्थ है नर्व सेल। ये सारे सेल्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हैं। बर्ड का एग सिंगल सेल होता है। ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सिंगल सेल है। इसका साइज़ है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर और बैक्टीरिया सेल स्मॉलेस्ट सेल है। इसका मेजरमेंट है 0.0001 मिलीमीटर इंटू 0.0005 मिलीमीटर। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है रेड ब्लड सेल। इसका डायामीटर है 0.007 मिलीमीटर। एक टिपिकल सेल का डायामीटर होता है 0.02 मिलीमीटर। ये पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ज्यूट और हेम्प जैसे प्लांट्स में जो फाइबर सेल होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। उसका जो सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग, वो उसे मूव करने में, फीड करने में, अपीयर और डिसअपीयर करने में हेल्प करता है।
अब हम एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमें एग सेल को ऑब्जर्व करना है। पहले हेन के एग को बॉईल करना है, फिर उसे पील करना है और उसके वाइट पार्ट और येलो पार्ट को ऑब्जर्व करना है। ये दोनों ही सिंगल एग सेल के पार्ट हैं। यहाँ एक फैक्ट लिखा हुआ है, एक बड़े ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं, पर ऑर्गेनिज्म का साइज़ उसके सेल साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। सेल्स का शेप और साइज़ अलग अलग होता है, पर फिर भी इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। एक सेल के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक टिपिकल सेल का डायग्राम है। तो हम हमारा पहला कंपोनेंट देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये सेल के अंदर का ज़्यादातर स्ट्रक्चर बनाता है। सारे लाइफ फंक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। प्लाज्मा मीनिंग होता है लिक्विड, साइटोज मीनिंग होता है हॉलो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हुआ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। साइटोप्लाज्म के अराउंड एक थिन कवरिंग होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करता है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसे एक शेप देता है। ये वाटर, मिनरल्स और अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस को पास होने देता है। इसी के साथ प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल सपोर्ट करता है प्लांट सेल को और प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई स्केलेटन नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का। ये सेल की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है और सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो सेल के अंदर होती है। इसे हम एनिमल के ब्रेन से कंपेयर कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक थिन मेम्ब्रेन इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। उस थिन मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल के मूवमेंट को अलाउ करता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जीन्स कैरी करते हैं और जीन्स में सेल को फंक्शन करने की ज़रूरी इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स रिप्रोड्यूस करता है नेक्स्ट जनरेशन के। इसीलिए जीन्स इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, पर इनके पास और भी अदर एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये खाने को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके।
इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सैक मतलब कि थैला या बैग। ये खाना, पानी और वेस्ट स्टोर करते हैं। प्लांट सेल के लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल के कंपेयर में प्लांट सेल्स के ऑर्गेनल्स को प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग टाइप और कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और ये ही लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं। हमें मालूम है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्गी या फिर गोल्जी बॉडीज़। ये सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। सब्सटेंसेस जैसे कि एंजाइम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स ओल्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है और सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। अब हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें हमें सेल के बेसिक कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करना है। ओनियन को स्लाइस करो और उसके अंदर से एक थिक लीफ निकालो। फिर फॉरसेप्स की हेल्प से लीफ के अंदर की सरफेस से एक पतली लाइनिंग पुल करो। अब ब्लेड की हेल्प से एक छोटा सा पीस कट करो उस लाइनिंग का। ग्लास स्लाइड के ऊपर एक पानी की ड्रॉप में उसे फ्लैट रख दो। फिर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन की एक ड्रॉप ऐड करो और उसके ऊपर कवर लिड रख दो। कवर स्लिप के अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर देखो तो आपको यहाँ पे एक ब्लू डायग्राम दिख रहा होगा, आपको वो दिखेगा। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आउटर सरफेस में प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल्स को और ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये अगर पैरामीशियम में होते हैं तो इन्हें सीलिया बोलते हैं। अगर यूग्लिना में हैं तो फ्लैजिला बोलेंगे या फिर फ्लैगेला। जनरली सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पर उनका शेप डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स में जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो डिफरेंट टिश्यू से बनती हैं, जैसे कि डर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो लाइफ की एक्टिविटी को कैरी करते हैं। जैसे कि एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खाने को डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करता है। इस डायग्राम में आपको अलग अलग ऑर्गन दिख रहे होंगे, स्टमक, किडनी, स्टेम और लीफ। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मैचिंग पेयर्स में होते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स में मिलते हैं। ये हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आता है और एक क्रोमोसोम मदर से आता है। हर एक क्रोमोसोम बहुत सारे जीन्स होते हैं। हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं। जैसे कि एक नेकलेस में बीड्स लगी होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन्स इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र को कंट्रोल करती है। जीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करता है ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ का कलर या फिर हेयर का टाइप। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो जीन्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है, जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। हम एक और फैक्ट देख लेते हैं। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है,
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है और इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। अब हम एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। इसमें हमें प्लांट सेल को स्टडी करना है। हम मोस की एक सिंगल लीफ लेते हैं और उसे स्लाइड पर एक पानी की ड्रॉप के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर हम कवर स्लिप प्लेस कर देते हैं। फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं। इसमें हमें प्लांट सेल देखना है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें हमें एनिमल सेल की स्टडी करनी है। टूथपिक से हम अपने चीक के अंदर स्क्रैप करते हैं जेंटली। उस स्क्रैप को हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। उसके ऊपर हम मिथाइलिन ब्लू की एक ड्रॉप डालेंगे जिससे हमें सेल माइक्रोस्कोप के अंदर ईजिली दिख जाएगा। अब कवर स्लिप रख दीजिए उसके ऊपर और हम इसे माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे। यहाँ हमें चीक सेल दिखेगा। यहाँ आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिख रहा होगा जो हमें एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 से मिला है। जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से लार्जर होता है। हम टेबल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल से लार्जर होता है। ये सेल वॉल से सराउंडेड होता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके पास 1 या 2 बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इसके पास अलग अलग प्लास्टिड्स होती हैं। इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब हम एनिमल सेल देख लेते हैं। ये प्लांट सेल से छोटा होता है। इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। वैक्यूल या तो होते ही नहीं है या तो बहुत छोटे होते हैं। इसके पास प्लास्टिड्स नहीं होते। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम होता है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। सेल्स को हम पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है 100 टाइम्स, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करा जाता है या फिल्म पे रिकॉर्ड किया जाता है। पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930 में बना था। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट ने सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखा जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। हम फैक्ट देख लेते हैं। प्लांट्स में जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है। ये सेलुलोज हमारी डाइट में रफेज की तरह एक्ट होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रफेज हमें एनिमल फूड से नहीं मिल सकता है क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, ग्रोथ एंड डिवीजन। जब सेल बनता है वो बहुत छोटा होता है। फूड डाइजेस्ट करने के बाद ये अपनी साइज़ में ग्रो होता है। इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। क्रिटिकल साइज़ में पहुंचने के बाद ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें नए सेल्स बनते हैं, उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। जो नए सेल्स बने हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए नए सेल की ज़रूरत होती है। जो सेल डाई हो गए हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ में डिवाइड होते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स डाई होते हैं और हर 1 सेकेंड में रिप्लेस होते हैं। स्किन सेल्स भी डिवाइड होते रहते हैं। हालांकि नर्व सेल्स वो रिप्लेस नहीं हो सकते अगर वो डाई हो गए तो। इसी वजह से बॉडी के सारे पार्ट्स हील हो सकते हैं अगर इंजरीज हो गई तो, पर नर्व सिस्टम को छोड़कर। आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा सेल डिवीजन का। यहाँ एक सिंगल सेल है
जो फर्दर मैच्योर होके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ है।